जय हिंद साथियों, मैं अमित सिंह तोमर अमित लाइव एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने क्लास 1 देख ली थी दोस्तों, ज्योग्राफी की, भूगोल की। तो दोस्तों आज से हम क्लास 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम 6.1 दिया गया है चंद्रमा, अर्थात हमारा उपग्रह है, उसको देखेंगे दोस्तों। तो ऊपर के आई बटन में दोस्तों मैंने पहली क्लास दे दी है, प्लेलिस्ट दोस्तों दे दी है, तो उसमें जाके आप जो प्लेलिस्ट का नाम है दोस्तों यूपीएससी प्री कम मेंस ज्योग्राफी, तो उसमें जाके आप दोस्तों देख लेना पहली क्लास को, ताकि आपकी लिंक बन जाए। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर देना दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना दोस्तों। तो आज से दोस्तों चालू करते हैं क्लास 2, जिसमें कि हम पढ़ेंगे 6.1 चंद्रमा। तो पढ़ते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु दिए गए। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा अपनी कक्षा में एक निश्चित नियमित पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को अपनी कक्षा में स्थिर रखता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, जबकि इसका भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/8 है, अर्थात 1/4 क्या है दोस्तों, भार है चंद्रमा पृथ्वी का, और 1/8 जो है दोस्तों व्यास क्या है, सॉरी दोस्तों, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, और जो भार है दोस्तों वो पृथ्वी के भार का 1/8 है चंद्रमा का भार। अब है दोस्तों इसी में देखते हैं आगे कि चंद्रमा की परिक्रमा एवं परिभ्रमण दोनों की ही अवधि 27.32 दिन है, अर्थात 27.32 दिन है। चंद्रमा पर दिन अत्यंत गर्म और रातें अत्यंत ठंडी होती है। पृथ्वी के निकट स्थित होने के कारण यह आकार में अन्य तारों से बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान है। चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को पेरिजी क्या कहते हैं दोस्तों, जब भी चंद्रमा क्या है पृथ्वी के निकट होगा तो इस अवस्था को पेरिजी कहा जाता है। और चंद्रमा की पृथ्वी से सबसे दूर अवस्था को एपोजी, मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होगा तो पेरोजी, और जब सबसे दूर होगा पृथ्वी तो इसे एपोजी कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान में रखना इसको भी। हम चंद्रमा का केवल एक पहलू ही क्यों देख पाते। परिक्रमा करते हुए चंद्रमा पृथ्वी को हमेशा अपना एक पहलू ही दर्शाता है। यह इसलिए है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने चंद्रमा के नियमित परिचक्रण की गति इतनी कम कर दी है कि वह उसके पृथ्वी की परिक्रमा के समय के बराबर हो गया। अतः चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में उतना ही समय लगता है जितना कि उसे अपने अक्ष पर घूमने में लगता है। अब देखते हैं दोस्तों 6.1.1 पे चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है दोस्तों। तो ओरिजिन ऑफ मून 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने कल्पना की कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल अर्थात बीच से पतला व किनारे से मोटा, डंबल का मतलब डंबल दोस्तों आप एक्सरसाइज करते हैं ना, डंबल ये वो वाले डंबल है ना, डंबल की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततः टूट गया। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ जहां से विलग हुआ वहां वर्तमान में प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़ी टक्कर यानी कि जिएंट इम्पैक्ट का परिणाम है, जिसे द बिग स्प्लिट कहा गया है। पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टक्कर से अलग हुआ पदार्थ फिर पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा और अंततः आज से लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रयान 1 को देख लेते हैं दोस्तों क्या है। श्रीहरिकोटा शहर भारत में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22
सॉरी दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को प्रमोचित किया गया चंद्रयान-1 को। दोस्तों अंतरिक्ष यान चंद्र के रासायनिक, खनिजी और प्रकाश भौमिकी मानचित्रण के लिए चंद्र सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था। चंद्रयान 1 28 अगस्त 2009 तक 312 दिनों के लिए प्रचालन में रहा। फिर है दोस्तों चंद्रयान-2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन, पिछले चंद्रयान-1 मिशन का एक उन्नत संस्करण है। इसरो चंद्रयान-2 मिशन में चंद्रमा की सतह पर एक रोवर को तैनात करने की योजना बना रहा है। इसमें एक ऑर्बिटल लैंडर और रोवर विन्यास शामिल है। इसके 2018 की पहली तिमाही के दौरान लॉन्च होने की उम्मीद है। रोवर पर लगाए गए उपकरण चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेंगे और चंद्रमा की मिट्टी के विश्लेषण के लिए उपयोगी आंकड़ों को पृथ्वी पर भेजेंगे। भारत का पहला निजी चंद्र अभियान बेंगलुरु स्थित एक निजी एरोस्पेस कंपनी टीम इंड्स इसरो के PSLV द्वारा 28 दिसंबर 2017 को चंद्रमा के लिए एक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण करेगी। प्रक्षेपण वाहन के अतिरिक्त मिशन के अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली सभी प्रौद्योगिकियां कंपनी द्वारा स्वयं विकसित की गई हैं। इस मिशन का उद्देश्य इस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारना, यान द्वारा चंद्रमा की सतह पर कम से कम 500 मीटर की दूरी तय करना तथा HD वीडियो, चित्र और डेटा पृथ्वी तक प्रसारित करना है। यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा के उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित क्षेत्र मेयर इम्ब्रियम पर उतरेगा। अब दोस्तों 7 नंबर की हेडिंग है बोने ग्रह। तो यम प्लूटो IAU ने इसका नया नाम 134340 रखा है, अर्थात 1,34,340 रखा है। क्लाड टाम्बो ने 1930 ईस्वी में खोज की। अगस्त 2006 ईस्वी की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है, क्या क्या कारण है? पहला है दोस्तों आकार में चंद्रमा से छोटा होना। सेकंड है दोस्तों इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना। थर्ड है दोस्तों वरुण की कक्षा को काटना। फिर है दोस्तों सेरस को देखते हैं। तो सेरस की खोज दोस्तों इटली के खगोल शास्त्री पियाजीन ने की थी। केवल यही सौरमंडल की अंतरिक्ष वलय सौरमंडल की आंतरिक वलय में स्थित है, से सभी बाहरी किनारों पर स्थित है। यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी एस्टेरॉइड बेल्ट में स्थित सबसे बड़ा पिंड है। IAU की परिभाषा के अनुसार इस बोने ग्रह की श्रेणी में बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अन्य आकाशीय पिंड तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त 3 अन्य पिंड भी हैं जो कभी कभी रात के दौरान आकाश में दिखाई देते हैं। ये हैं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड। हम एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। देखते हैं तो 8.1 पे दोस्तों क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड या आवंतर ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं, ग्रह निर्माणकारी तत्वों के अवशेष हैं जो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौर मंडल के निर्माण के आरंभ में निर्मित हुए थे। ऐसे अधिकांश प्राचीन अंतरिक्ष अवशेष मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी के अंतर्गत सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जा सकते हैं। जब वे दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, तब क्षुद्र ग्रह भी कभी कभी अनियमित ढंग से घूर्णन करते हैं। वैज्ञानिक निरंतर पृथ्वी को पार करने वाले अर्थ क्रॉसिंग क्षुद्र ग्रह जिनके मार्ग पृथ्वी की कक्षा को प्रतिच्छेदित करते हैं तथा पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह नियर अर्थ जो पृथ्वी की ओर गतिमान होते हैं की निगरानी करते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। वास्तव में क्षुद्र ग्रह एक प्रकार के मलबे का क्षेत्र है जो ग्रह के रूप में इकट्ठा होने में विफल रहा होगा और मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में परिक्रमण करने लगा। इनकी अनुमानित संख्या
करीब करीब 10 लाख है दोस्तों। ये जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे जुपिटर और बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा है मेंस एस्टेरॉयड बेल्ट दिख रही है ये डायग्राम में दोस्तों, है ना। तो इसको बना सकते हो दोस्तों आप कभी मेंस में अगर क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों देखते हैं आगे की सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों वो सीरीज है, जिसका व्यास कितना है दोस्तों, लगभग 800 किलोमीटर है। जबकि छोटे क्षुद्र ग्रह कंकड़ के समान छोटे हैं। कभी कभी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के साथ टकरा सकते हैं, हालांकि पृथ्वी के साथ क्षुद्र ग्रह की टक्कर बहुत कम ही होती है। फिर भी खगोलविदों द्वारा क्षुद्र ग्रहों की गति पर सावधानी से नज़र रखी जाती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के साथ क्षुद्र ग्रह की टक्कर से पृथ्वी पर जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान हो सकता है। वास्तव में ऐसा माना गया है कि पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त होने का कारण 65 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के साथ कुछ क्षुद्र ग्रहों की टक्कर हुई होगी। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त बने। पूरे इतिहास के दौरान पृथ्वी पर ऐसी कई टक्कर हुई होंगी जिससे पृथ्वी की सतह पर विभिन्न आकार के गर्तों का निर्माण हुआ। हालांकि मृदा अपरदन की प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे पवन और वर्षा ने लंबे समय तक कार्यरत रहते हुए इन गर्तों को भर दिया। वर्तमान में ऐसे केवल कुछ ही गर्त पृथ्वी की सतह पर शेष रह गए हैं। वर्तमान में लोनार झील पृथ्वी के साथ क्षुद्र ग्रह की टक्कर से बनी ऐसा ही एक गर्त है दोस्तों। अभी दोस्तों 8.1.1 पे ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, इसको देखते हैं दोस्तों कि ट्रोजन क्षुद्र ग्रह क्या है। तो ट्रोजन वे क्षुद्र ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल के ग्रहों के निरंतर साथी हैं, क्योंकि वे ग्रह के सामने या पीछे लगभग 60 डिग्री के निश्चित बिंदु पर रहते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चूंकि वे निरंतर उसी कक्षा में या तो आगे बढ़ते हैं या ग्रह का अनुसरण करते हैं, अतः उनका अपना साथी ग्रह के साथ टकराव कभी नहीं होगा। हमारे सौर मंडल में 6 ग्रहों के ज्ञात ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं। ये ग्रह हैं बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, यूरेनस और पृथ्वी। पृथ्वी का ट्रोजन क्षुद्र ग्रह दुर्गांत अर्थात इलूसिव है। अभी तक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के केवल एक ही ट्रोजन क्षुद्र ग्रह 2010 TK7 की खोज की है। फिर है दोस्तों ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान दुर्गान ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों की खोज करने के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के नज़दीक स्थित क्षुद्र ग्रह वेनु के अनुसंधान के लिए मानव रहित अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स, यानी कि ओसिरिस रेक्स का फुल फॉर्म है दोस्तों ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन रिगोलिथ एक्सप्लोरर का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अब दोस्तों देखते हैं 8.1.2 पे क्षुद्र ग्रहों के अन्वेषण के लिए नासा के अन्य मिशन। तो प्रारंभिक सौर प्रणाली के सुराग की खोज में क्षुद्र ग्रहों के अन्वेषण हेतु नासा ने 2 मिशनों के शुभारंभ की घोषणा की। तो पहला है दोस्तों लूसी को 2021 में बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। लूसी अपने पहले गंतव्य जो एक मुख्य बेल्ट क्षुद्र ग्रह मेन बेल्ट एस्टेरॉयड है पर 2025 में पहुंचेगा। यह 2027 से 2033 तक 6 बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाएगा। अब दोस्तों देखते हैं सेकंड का नाम है साइकी। तो 16 साइकी लिखा है, 16 फिजिकी। यह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित प्राथमिक एस्टेरॉयड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक क्षुद्र ग्रह है। यह माना जाता है कि चट्टानों या बर्फ से निर्मित कई अन्य क्षुद्र ग्रहों के विपरीत साइकी पृथ्वी के कोर के समान मुख्य रूप से लोहे एवं निकल धातु से बना है। यह माना जाता है कि यह मूल रूप से एक प्रारंभिक ग्रह था, लेकिन समय के साथ अन्य अंतरिक्ष पदार्थों से टकराने के कारण इसका बाहरी चट्टानी भाग टूट कर इससे अलग हो गया। साइकी मिशन पृथ्वी के कोर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा कि किस तरह इसके क्रस्ट, मेंटल और कोर की परतों में विभाजन हुआ है। इससे यह समझने में भी मदद मिलेगी कि सूर्य और सौर परिवार के अन्य ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है, समय के साथ इनमें बदलाव कैसे हुआ और उन स्थानों में विकसित
कैसे हुआ है, जहां जीवन की उत्पत्ति, विकास और उसकी निरंतरता की परिचय मिला है। धूमकेतु अर्थात कॉमेट्स को देख लेते हैं दोस्तों। पुच्छल तारा या पुच्छल तारा, तो नई परिभाषा के अनुसार नेपच्यून सौर प्रणाली का सबसे बाहरी ग्रह, हालांकि इसकी परिक्रमण कक्षा और मंडल की सीमा नहीं बनाती है। सौर मंडल की अंतिम सीमा सौर प्रणाली के बहुत बाहर तक फैली हुई है। सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते। इन धूमकेतुओं का निर्माण बहुत समय पहले उसी गैसीय बादल से हुआ था जिससे सौर मंडल के अन्य सदस्यों की उत्पत्ति हुई थी। सूर्य के चारों ओर ये लंबी अनियमित व अंधकारमय कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। ये धूमकेतु इतनी दूर है कि सामान्य रूप से उन्हें ही नहीं देखा जा सकता है। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह अपने सामान्य पथ से भटककर सूर्य की ओर जाने लगता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैसों को चमकीला बना देती है। अब देखते हैं दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ कॉमेट्स, अर्थात धूमकेतु में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप डायग्राम देख रहे होंगे, डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है। तो धूमकेतु में जैसे दोस्तों की आयन टेल रहती है, हाइड्रोजन एनवलप है, यहाँ पे डस्ट टेल है, कोमा है, न्यूक्लियस है और कॉमेट्स है, और सन हमको पास में दिख रहा है। तो दोस्तों ये डायग्राम को भी आप ध्यान में रख लेना ताकि आपको मेंस में कभी डायग्राम आ गया दोस्तों, धूमकेतु को बताइए, डिस्क्राइब करिए, तो आप इस डायग्राम को बता सकते हैं, बना सकते हैं। अब दोस्तों और देखते हैं कि इस प्रकार धूमकेतु गैस और धूल का एक संग्रह है जो लंबी चमक वाली पूंछ के साथ आकाश में प्रकाश के चमकीले बल्ब की भांति दिखाई देता है। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूर होती दिखाई देती है। धूमकेतु ग्रहों के समान सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हालांकि सूर्य के चारों ओर धूमकेतु का परिक्रमण अंतराल काफ़ी अधिक होता है। उदाहरण के लिए हेली धूमकेतु लगभग 76 वर्ष के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। हेली धूमकेतु आंतरिक सौर मंडल में 1986 में दिखा था और अब यह दोबारा 2061 के मध्य में दिखाई देगा। क्षुद्र ग्रहों के समान धूमकेतु भी वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रुचिकर विषय रहा। इसका कारण यह है कि वे उसी सामग्री से बने हैं जिससे संपूर्ण सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी। धूमकेतु की पूंछ अध्ययन से यह पता चला है कि इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अणु जैसे कि CO, CH4 और SCN विद्यमान है। चूंकि ये सरल अणु जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जटिल अणुओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन का आधार धूमकेतु द्वारा बाह्य अंतरिक्ष से लाया गया है। अब धूमकेतु बहुत अधिक समय के लिए नहीं होता है। प्रत्येक बार धूमकेतु सूर्य के पास से गुजरता है और यहाँ अपनी गैस का कुछ भाग खो देता है। अंत में अंतरिक्ष में केवल धूल कण शेष रह जाते हैं। जब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तब ये गर्म प्रतिरोधी वायु द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से जल उठते हैं और उल्का या शूटिंग स्टार का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 8.3 पे है उल्का यानी कि मेटर्स को देखते हैं दोस्तों। कई बार हम रात के दौरान आकाश में प्रकाश की रेखाएं देखते हैं जो कुछ क्षणों के भीतर ही लुप्त हो जाती है। इन्हें उल्का या शूटिंग स्टार कहा जाता है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा अर्थात शूटिंग स्टार कहा जाता है। जब उल्का उच्च गति के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायु के प्रतिरोध के कारण अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है। यह ताप उल्का को जला देता है। ये जलते हुए उल्का आकाश में प्रकाश की लकीरों की भांति नीचे आते हुए दिखाई पड़ते हैं और यहाँ धूल के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। यदि उल्का बड़ा है तो इसका एक भाग वायु में बिना जले पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकता है। यह टुकड़ा उल्का पिंड कहलाता है। अब दोस्तों इसी में देखते हैं आगे। इस प्रकार उल्का
जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर पूरी तरह से नहीं जलता है और पृथ्वी की सतह पर आता है, उससे उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है। उल्का पिंड यानी कि मेटरराइट या मेट्रोराइट कुछ भी बोल सकते हैं आप दोस्तों। यह आकाश से गिरते हुए पत्थर के समान होता है। इनकी संरचना का अध्ययन करके हमें सौर मंडल का गठन करने वाले पदार्थों की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चंद्रमा की सतह पर टकराने वाले उल्का पिंडों की संख्या अत्यधिक होती है, जबकि पृथ्वी की सतह तक कुछ ही उल्का पिंड पहुंच पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गिरते हुए उल्का पिंडों को घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा ज्वाला, क्या दोस्तों, घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा द्वारा, ज्वाला नहीं दोस्तों, ऊष्मा द्वारा जलाने के लिए चंद्रमा के पास वायुमंडल का अभाव है। अब दोस्तों पढ़ते हैं कि भूगोल सेकंड, हमारी पृथ्वी एक परिचय। परिचय। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह अर्थात ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। सूर्य से दूरी के आधार पर यह तीसरे स्थान पर है, जबकि आकार के आधार पर सभी ग्रहों में इसका स्थान 5वां है। रेडियो एक्टिव डेटिंग और साक्ष्य के अन्य स्रोतों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 बिलियन वर्ष है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्रस्तुत अध्ययन में पृथ्वी की उत्पत्ति तथा इससे संबंधित साक्ष्यों साथ पृथ्वी की विशिष्टता का भी वर्णन किया गया है। पृथ्वी की गतियों यानी कि परिभ्रमण तथा परिक्रमण तथा उनके प्रभावों अर्थात दैनिक परिवर्तन तथा ऋतु परिवर्तन को विस्तार से दर्शाया गया। साथ ही अन्य भौगोलिक विशेषताओं जैसे कि उषा काल और गोधूलि ग्रहण को इत्यादि को भी विश्लेषित किया गया। इस अध्याय में भौगोलिक ग्रिड अर्थात अक्षांश और देशांतर समय निर्धारण, मानक समय, डे लाइट सेविंग टाइम DMT, GPS, GIS जैसी संकल्पनाओं को भी समझाने का प्रयास किया गया। अध्याय के अंत में भूगर्भिक समय सारणी को संक्षिप्त रूप से बताया गया है। पिछले अध्याय में सौरमंडल की उत्पत्ति को समझने के क्रम में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति को भी समझने का प्रयास किया। अब देखते हैं दोस्तों पृथ्वी की आकृति। फर्स्ट है पृथ्वी की आकृति, द शेप ऑफ अर्थ। तो प्राचीन समय में लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी का आकार समतल है। वर्तमान में हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोलाकार है। वास्तव में पृथ्वी की आकृति लद्वाक्ष गोलाभ अर्थात ओवलेट स्फेरॉइड के समान है, अर्थात यह पूर्णतः गोल नहीं है बल्कि भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई ध्रुवों पर चपटी। पृथ्वी के विषुवत रेखी व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में 44 किलोमीटर से भी कम अंतर है। पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर 12,756 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों के बीच में यह 12,712 किलोमीटर है। ऐसा पृथ्वी के अपनी कक्षा पर घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। यह अंतर नगण्य है। इस प्रकार सभी व्यावहारिक उद्देश्यों हेतु पृथ्वी के आकार को गोलाकार रूप में माना जाता है। पृथ्वी का आकार गोलाकार है। सर्वप्रथम यह विचार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस द्वारा दिया गया था, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। बाद में अरस्तु, बराहमीर, आर्यभट्ट और कोपरनिकस का भी यही मत था कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है। पृथ्वी के गोलाकार होने का साक्ष्य एविडेंस ऑफ द अर्थ स्पेरिसिटी। पृथ्वी गोलाकार है, इसे अनेक प्रकार से सिद्ध किया जाता है। इनमें से कुछ मत निम्न हैं। सूर्य और सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों का आकार गोल है। यदि पृथ्वी समतल होती तो पृथ्वी पर सभी स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त वास्तव में एक ही समय में होने चाहिए। यदि हम जहाज को समुद्र तट के निकट पहुंचते हुए देखते हैं तो पहले हमें जहाज का धुआं दिखाई देता है, चूंकि पूरा जहाज दृष्टि रेखा से नीचे स्थित होता, और जब यह पूर्ण रूप से
क्षितिज पर आता है तो धीरे धीरे पूरा जहाज दिखाई देता है। यदि पृथ्वी समतल होती तो हम एक समय में पूरे जहाज को देखने में सक्षम होते। चंद्र ग्रहण के दौरान देखी गई वृत्ताकार छाया केवल एक गोलाकार पिंड द्वारा ही बनाई जा सकती है। यदि आप किसी भी स्थान से चारों ओर देखते हैं, चाहे एक पहाड़, समतल मैदान या एक बहुत लंबी इमारत का शीर्ष, क्षितिज हमेशा वृत्ताकार दिखाई देगा। यह केवल एक गोलाकार पिंड के संदर्भ में ही संभव। 1520 ईस्वी में मैगलन द्वारा की गई परिमहासागरीय जल यात्रा ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोलाकार है। जब इंजीनियर भूमि पर नियमित अंतराल पर समान लंबाई के खंभे लगाते हैं तो यह पाया गया कि वे आदर्श क्षैतिज स्तर नहीं बना पाते। पृथ्वी की वक्रता के कारण मध्यवर्ती खंभा दोनों तरफ के खंभे से थोड़ा ऊंचा रह जाता है। आजकल जब हम बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को देखते हैं तो यह पाते हैं कि पृथ्वी का आकार गोल है और इस प्रकार से इसे सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब देखते हैं दोस्तों गोल्डीलॉक्स जोन। तो यहाँ तारों के गोल्डीलॉक्स जोन जो है दोस्तों, तारों के आसपास का एक निवास योग्य क्षेत्र यानी कि हैबिटेबल जोन है। यहाँ जहाँ परिक्रमा करने वाले ग्रहों में पृथ्वी के समान जल के तरल अवस्था में पाए जाने की संभावना है। यहाँ ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होता है। सौरमंडल और अन्य तारों के चारों ओर जीवन के प्रमाण की खोज के लिए प्रयासरत वैज्ञानिकों का मानना है कि तरल जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक घटक है, जैसे कि एक्सोप्लैनेट ग्लीसे 581G जो अपने तारे के निवास योग्य क्षेत्र में है, जो पृथ्वी के आकार से 3 गुना बड़ा है। अब है दोस्तों 1.2 पे है पृथ्वी की विशिष्टता। तो पृथ्वी एक विशिष्ट ग्रह है क्योंकि यहाँ जीवन विद्यमान है। इसके संबंध में कुछ विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों कि पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह की कक्षाओं के मध्य स्थित है तथा सूर्य से इसकी औसत दूरी लगभग 148 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की यह दूरी पृथ्वी को आदर्श स्थिति प्रदान करती है। यह ना तो शुक्र के समान अधिक गर्म है और न ही मंगल और अन्य बाहरी ग्रहों के समान ठंडी है। सूर्य के सम्मुख रहने वाले भाग का औसत तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकेंड है दोस्तों कि पृथ्वी पर अनुकूल पर्यावरण विद्यमान है और यह जीवन के विभिन्न रूपों के उद्भव, विकास और अस्तित्व हेतु आदर्श परिस्थितियों प्रस्तुत करता है। यदि सूर्य ताप यानी कि इंसोलेशन में 10% तक की वृद्धि या कमी होती है तो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जैविक घटकों के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन दिन और रात के बीच अधिकतम सहनीय सीमा के अंदर बनाए रखने में मदद करता है। फोर्थ है दोस्तों कि महासागरों, समुद्रों, खाड़ियों, नदियों, झीलों आदि में जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हमारे ग्रह की एक अनूठी विशेषता है। जल पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र के 71% भाग पर विद्यमान है। यह जल राशि जीवन के विभिन्न रूपों के विकास हेतु आदर्श स्थिति प्रदान करती है। जल चक्र पृथ्वी पर जल के निरंतर प्रवाह को बनाए रखता है। फिफ्थ पे दोस्तों वायुमंडल एक कवच के रूप में कार्यरत है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे ग्रह की रक्षा करता है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेता है और इस प्रकार पृथ्वी को रात के समय और शीत ऋतु के दौरान अपेक्षाकृत गर्म बनाए रखता है। सिक्स है दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति ने पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया है, चूंकि यह सभी जीवित जीवों के श्वसन एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब है दोस्तों पृथ्वी की गतियाँ 1.3। तो द अर्थ मूवमेंट। सौरमंडल में पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के साथ एक विशेष संबंध है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर भी घूर्णन करती है। पृथ्वी की इन गतियों के कारण दिन और रात, मौसम परिवर्तन, ज्वार ग्रहण आदि घटनाएं घटित होती है।
1.3.1 पे दोस्तों पृथ्वी का परिभ्रमण, द अर्थ रोटेशन। तो पृथ्वी के अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमने को पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन भर रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। एक समय पर पृथ्वी का केवल एक ही भाग सूर्य की किरणों के सम्मुख होता है और वहां दिन का अनुभव होता है। दूसरा भाग जो सूर्य की किरणों से दूर होता है अंधेरे में होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी की सतह का प्रत्येक भाग कभी न कभी सूर्य के प्रकाश में आता है। पृथ्वी की सतह का जो भाग अंधकार से निकलकर सूर्य की किरणों में आता है वहां सूर्योदय का अनुभव होता है। जैसा कि दोस्तों आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों दो परिस्थिति दी गई है। एक तो फेरिलियन दिया गया है और एफिलियन दिया गया है, इसको भी देख लेना दोस्तों। अब दोस्तों पृथ्वी का भ्रमण एवं परिक्रमण दिया गया था। अब दोस्तों देखते पृथ्वी का परिक्रमण, द अर्थ रेवोल्यूशन। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए एक संपूर्ण परिक्रमा में तो 365 1/4 दिन या 1 वर्ष का समय लेती है। दिन के 1/4 समय की कैलेंडर में दिखाना संभव नहीं है, अतः एक सामान्य वर्ष 365 दिन का माना जाता है और अतिरिक्त दिन प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष के रूप में जोड़ा जाता है। लीप वर्ष, लीप सेकेंड एवं एटॉमिक टाइम लीप वर्ष को देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे प्रत्येक चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन होता है। लीप सेकेंड को देखते हैं दोस्तों। तो जुरासिक काल में पृथ्वी अपनी दूरी पर एक घूर्णन में मात्र 23 घंटे ही लिया करती थी, लेकिन अब पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हो रही है। इसका सीधा प्रभाव समय पर पड़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति प्रति दिन सेकेंड के 2000वें भाग के बराबर धीमी होती जा रही है, जिससे प्रत्येक 100 वर्ष में करीब 15 सेकेंड का अंतर आता है। यदि लीप सेकेंड नहीं जोड़ा जाता है तो आने वाले 2000 वर्षों में यूनिवर्सल टाइम यानी कि यूटीसी और पृथ्वी के घूर्णन में 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के अनुरूप एटॉमिक घड़ियों को सिंक्रोनाइज करने के लिए अतिरिक्त सेकंड जोड़ने की आवश्यकता होती है, अन्यथा घड़ियों का समय सौर प्रणाली के समय से आगे हो जाएगा। इस एक अतिरिक्त सेकंड को लीप सेकंड कहा जाता है। प्रथम बार 1972 में लीप सेकंड को जोड़ा गया था। वर्ष 2016 1 सेकंड लंबा रहा, क्योंकि संपूर्ण विश्व के टाइम कीपर्स द्वारा नए वर्ष की पूर्व संध्या पर विश्व की घड़ियों में एक लीप सेकंड जोड़ा गया था। पृथ्वी का समय खगोलीय समय अर्थात यूनिवर्सल टाइम T1 द्वारा मापा जाता है तथा एटॉमिक टाइम इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम TAI यानी टेम्स एटॉमिक इंटरनेशनल द्वारा मापा जाता है। पेरिस की इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस IERS विश्व को बताती है कि T1 और TAI के बीच के अंतर के आधार पर कब लीप सेकंड जोड़ना है। लीप सेकंड जून या दिसंबर के अंतिम दिन के अंत में जोड़ा जाता है। एटॉमिक टाइम एटॉमिक घड़ियां विभिन्न रेडियो एक्टिव तत्वों के कंपन पर आधारित होती हैं और कहा जाता है कि ये सटीक समय गणना करती है और इनमें लगभग 30 मिलियन वर्ष बाद 1 सेकंड का अंतर आ जाता है। ये विभिन्न रेडियो एक्टिव तत्वों जैसे कि स्ट्रोंटियम सीजियम पर आधारित होती है। फिर है दोस्तों दिन और रात का छोटा या बड़ा होना। तो यदि पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई ना होती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और रातें छोटी रहती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें और बड़ी और दिन छोटे होते। परंतु विषुवतरेखीय भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। अतः विषुवत रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है।
अब दोस्तों जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको राइट एंगल टू ऑर्बिट दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा होगा एक्सेस मैग्नेटिक पोल, एक्सेस रोटेशन, ये सब दिख रहा है आपको। साउथ जियोग्राफिकल पोल दिख रहा, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई सी पृथ्वी दिख रही होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से जा रही है ना। सेलेस्टियल इक्वेटर, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब कि 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक की रात रहती है। अब दोस्तों इसी में देख रहे होंगे आप डायग्राम, आपको और भी डायग्राम दिख रहे हैं कि जैसे फाल है तो 23 सितंबर दिख रहा है दोस्तों, है ना। और समर में जून में 21 जून दिख रहा है, स्प्रिंग में 21 मार्च दिख रहा है और विंटर में 22 दिसंबर दिख रहा है। तो ये द अर्थ रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन, ये पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतु परिवर्तन। दोस्तों इसको भी देख लेते हैं क्या है इसमें हेडिंग। तो चूंकि पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है, अतः पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं एवं इन अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होते हैं। 21 जून की स्थिति, तो इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनात अर्थात समर सोलिस्टाइस कहते हैं। वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है एवं उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। 21 जून के पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है। 22 दिसंबर की स्थिति देखते हैं दोस्तों। तो 22 दिसंबर पे क्या होता है दोस्तों, इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनात यानी विंटर सोलिस्टाइस कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी तथा रातें छोटी होती है। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े व रातें छोटी होने लगती। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक विपरीत स्थिति देखी जाती है। 22 दिसंबर के उपरांत 21 मार्च तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है एवं दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो जाती है। अब दोस्तों 21 मार्च से 22 सितंबर तक की स्थितियां, इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः इस समय सभी अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, अतः सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। इस समय दिन व रात की अवधि के बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को विषुव यानी कि इक्विनॉक्स, विषुव यानी इक्विनॉक्स कहा जाता है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत ऋतु में स्प्रिंग इक्विनॉक्स एवं 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव यानी कि एटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं 1.6 पे उषा काल और गोधूली। तो डॉन एंड ट्यूलाइट, तो सूर्योदय और दिन के उजाले के बीच में छोटी अवधि को उषा काल और सूर्यास्त और पूर्ण अंधेरे के बीच की अवधि को गोधूली कहा जाता है। उषा काल और गोधूली के दौरान पृथ्वी सूर्य से प्रकिरणित या अपवर्तित प्रकाश को प्राप्त करती है, जबकि सूर्य अभी भी क्षितिज के नीचे रहता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, डे लाइट दिया है, होरिजन दिया है, डस्क दिए, इवनिंग ट्यूलाइट, मॉर्निंग ट्यूलाइट। अब दोस्तों उषा काल और गोधूली, चूंकि भूमध्य रेखा
और भूमध्य रेखा पर सूर्योदय और सूर्यास्त एक लंबवत पथ के सहारे होता है। इस अवधि के दौरान अपवर्तित प्रकाश कम प्राप्त होता है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में सूर्योदय और सूर्यास्त तिरछे पथ पर होते हैं और इस दौरान अपवर्तित प्रकाश की अवधि लंबी होती है। यह ध्रुव पर और भी लंबी होती है, इसलिए शीतकाल में क्या होता है दोस्तों, अधिकांश अंधेरा वास्तव में केवल गोधूली होता है। ग्रहण को देखते हैं दोस्तों, एक्लिप्स। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर एक सीधी रेखा में होते हैं तो ग्रहण की स्थिति होती है। इसके अंतर्गत चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण का अध्ययन किया जा रहा है। प्रच्छाया तथा उपछाया। यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उसके कारण छाया निर्मित होती है। इसको प्रक्षाया यानी कि अम्बरा कहा जाता है। प्रक्षाया के अंतर्गत किसी भी स्थान से देखने पर प्रकाश स्रोत ढका हुआ दिखाई पड़ता है। प्रक्षाया के दोनों ओर कम घनी छाया होती है जिसे उपछाया यानी कि पेनुम्ब्रा कहा जाता है। इस क्षेत्र में आंशिक छाया होती है, अर्थात यहाँ आंशिक रूप से प्रकाश भी विद्यमान होता है। टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाया गया है दोस्तों, यहाँ पे इसको भी देख लेना दोस्तों, यानी कि टोटल सोलर एक्लिप्स यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जो रहता है ना दोस्तों, क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है दोस्तों वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, इसलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है ना। पेनम्बरा दोस्तों किसको बोलते हैं दोस्तों, तो मून और अर्थ की जो छाया रहती है ना दोस्तों उसको पेनम्बरा। यहाँ पे मून ऑर्बिट देख रहे हैं, अर्थ दिख रही है, एम्बरा दोस्तों आपको दिख रही है। एक तो मून की छाया जो है ना दोस्तों इसको एम्बरा कह दिया है ना। तो दोस्तों कोई भी वस्तु आ जाती है तो इसकी जो छाया बनती वस्तु की, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों चंद्रमा आ गया है मध्य में, और तो क्या हुआ दोस्तों, ये जो छाया बन रही चंद्रमा की कोई भी वस्तु को, इसी को क्या बोलते हैं, एम्बरा। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण को देखते हैं यानी कि लूनर एक्लिप्स। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का परस्पर झुकाव पाया जाता है, अतः चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में कभी कभी ही होता है। चंद्र ग्रहण अधिकतम 1 घंटे 40 मिनट तक होता है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे। अब दोस्तों देखते हैं सूर्य ग्रहण को, सोलर एक्लिप्स। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता हो तो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं, क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में झुकाव के कारण सूर्य ग्रहण उसी अमावस्या को होता है जिस अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में आ जाता है। फिर है दोस्तों, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है, परंतु जब चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ही ढक पाता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण की अवधि में जब सूर्य एक चमकती हुई अंगूठी के रूप में दिखाई पड़ता है तो इसे डायमंड रिंग कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 7 मिनट 40 सेकंड तक हो सकता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण अर्थात सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को मिलाकर हो सकते हैं 7 ग्रहण, तथा सूर्य ग्रहण की घटना वर्ष में कम से कम 2 व अधिकतम 5 बार हो सकती। प्रत्येक सूर्य ग्रहण के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि भौगोलिक ग्रिड, अक्षांश और देशांतर। तो पृथ्वी की सतह इतनी विशाल है कि गणितीय पद्धति का प्रयोग किए बिना पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाना असंभव है। इसी कारण से ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व और पश्चिम की तरफ वाली रेखाओं को
अक्षांश रेखा कहते हैं। रेखाओं का अन्य समूह जो दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं देशांतर कहलाती हैं। अक्षांश को देखते हैं दोस्तों, लेटीट्यूड, पृथ्वी के चारों ओर विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं का समूह अक्षांश रेखा कहलाता है, अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब पर यह वास्तव में वृत्त होता है जो ध्रुवों की तरफ छोटा हो जाता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा का प्रतिनिधित्व करती है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्रमशः 90 डिग्री और 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण को दर्शाते हैं। इन बिंदुओं के मध्य 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा खींची जाती है। मानचित्र पर स्थानों की सटीक स्थिति दर्शाने के लिए प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट में और प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में उप विभाजित किया गया है। अब दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ है। जैसा कि पृथ्वी ध्रुव पर कुछ चपटी है, अतः ध्रुव पर अक्षांश रेखा के बीच की रेखीय दूरी भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ी अधिक है। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर 68.71 अर्थात 68.71 मील, 50 डिग्री पर यह 69.12 मील और ध्रुवों पर यह 69.41 मील है। औसत दूरी 69 मील है। यह एक उपयोगी आंकड़ा है और किसी भी जगह की दूरी की गणना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 18.55 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है, इसलिए यह भूमध्य रेखा से 18.55 या 1280 मील की दूरी पर है। जैसा कि दोस्तों डायग्राम में आप देख रहे होंगे, लेटीट्यूड पैरेलल्स आपको दिखाए गए हैं, मेरिडियंस दिखाई गई हैं। अब दोस्तों देखते हैं देशांतर। तो ग्रीनविच यानी लॉन्गिट्यूड, ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे 90 डिग्री पोल पे क्या है, मिलियन लॉन्गिट्यूड डिग्री में दोस्तों दिख रहा होगा आपको, और लॉन्गिट्यूड डिग्री इन लेंथ, लंबाई दिख रही है दोस्तों डिग्री में। अब 111.70 पे 69.41 मील दिख रहा है। 60 डिग्री पे 111.42 किलोमीटर पे दिख रहा होगा दोस्तों, 69.23 माइल्स दिख रहा होगा। ऐसे ही दोस्तों आप ध्यान में रख लेना इनको। ये डायग्राम देख लो दोस्तों। 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, 1 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड 111.70 किलोमीटर है ना। तो अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी। देशांतर रेखाओं के एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से लगभग शुरू की जानी चाहिए, अतः इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखा पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है।
अब दोस्तों यहाँ पे कुछ अंतर देख लेते हैं हम अक्षांश समांतर और देशांतर यामोत्तर में दोस्तों अंतर। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। देशांतर यामोत्तर में पहला पॉइंट है कि देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। इसे ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम 0 से 180 तक मापा जाता है। सेकेंड है दोस्तों कि सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समांतर होते हैं। और देशांतर में है दोस्तों कि देशांतर के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते। थर्ड है दोस्तों कि ग्लोब पर अक्षांश समांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। फिर है दोस्तों देशांतर में कि सभी यामोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि दो अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। मध्य में अर्थात 25 अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होती है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों अक्षांश को विषुवत वृत्त एवं ध्रुवों को एवं 90 को ध्रुव कहा जाता है। देशांतर 360 के होते हैं जो प्रमुख यामोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 में बटे होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों कि विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग ताप मंडलों के निर्धारण में होता है, जैसे 0 से 23.5 तक उत्तर या दक्षिण उष्ण कटिबंध, 23.5 से 66.5 तक शीतोष्ण कटिबंध तथा 66.5 से 90 तक शीत कटिबंध है। फिर है दोस्तों देशांतरों में कि देशांतर का उपयोग प्रमुख यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। देशांतर तथा समय लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो स्थानीय समय पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर अर्थात 360 डिग्री एक दिन या 24 घंटे में पूरा करती है, अतः इसे 15 डिग्री पार करने में 1 घंटा और एक डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसलिए 15 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर स्थानीय समय में 1 घंटे की वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि पश्चिम की ओर जाते हैं तो स्थानीय समय में 1 घंटे की कमी हो जाती है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर दिन पहले दिखाई देता है तथा साथ ही समय की बचत होती है, जबकि ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर सूर्य बाद में दिखाई देता है और समय की कमी होती है। अब देखते हैं दोस्तों स्थानीय समय के लिए हमें GMT समय के अंदर दिए गए देशांतर के समय को जोड़ना या घटाना पड़ता है। हमें इसे हम एक सूत्र के माध्यम से सरल रूप से याद रख सकते हैं। यह सूत्र है ईस्ट गेन अर्थात एड EGA और बेस्ट लॉस सब्ट्रैक्ट अर्थात WLS। इसे हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि जैसे जब लंदन में दोपहर का समय हो रहा हो तो चेन्नई में 80 डिग्री E का स्थानीय समय 5.20 घंटा आगे मतलब 5 घंटा 20 मिनट आगे या 5:20 PM 5:20 PM मतलब 5:20 PM 5 समय शाम का 20 PM। लेकिन न्यूयॉर्क में 74 डिग्री W पर मतलब बेस्ट का स्थानीय समय लंदन के समय से 4 घंटा 56 मिनट पूर्व का समय होगा, अर्थात न्यूयॉर्क का समय 7:04 AM यानी 7 बज के सुबह के 4 AM होगा। एक अभ्यास प्रश्न को हल करके इसको और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। अभ्यास प्रश्न, यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हो तो मेक्सिको सिटी अर्थात 99 डिग्री वेस्ट में क्या समय होगा। तो देखते हैं हल है दोस्तों कि चूंकि प्रत्येक 1 डिग्री क्या है दोस्तों हल कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है भाई, ये तो हमको पता है। अतः 99 डिग्री पर अंतर पड़ेगा 99 डिग्री इंटू 4 यानी कि 396 मिनट का अर्थात 6 घंटे 36 मिनट का अंतर पड़ेगा। अब क्योंकि मेक्सिको सिटी जैसा कि बताया गया है ग्रीनविच के पश्चिम में है तो वहाँ का समय ग्रीनविच के समय से पीछे होगा, इसलिए 6 घंटा 36 मिनट ग्रीनविच के समय में घटाने पड़ेंगे। अतः 12 घंटे -6 घंटे 36 मिनट इक्वल टू 5 घंटे 24 मिनट अर्थात 5
24 बजे सुबह के अर्थात 5:24 AM अर्थात मेक्सिको सिटी में 5:24 बजे पूर्वाह्न का समय होगा। क्विक रिवीजन में देख लेते हैं दोस्तों कि ग्रीन बीच से पूर्व की ओर स्थानों पर सूर्योदय पहले होता है तथा पश्चिम की ओर स्थानों पर बाद में होता है। ग्रीन बीच से पूर्व की ओर स्थानों का समय पश्चिम की ओर के स्थानों के समय से आगे होता है। 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर पड़ता है। ग्रीन बीच से पूर्व की ओर के स्थानों के लिए प्रत्येक देशांतर के लिए 4 मिनट जोड़ दीजिए। पूर्व प्राप्ति जोड़िए ईस्ट गेन एड या EGA। ग्रीन बीच से पश्चिम के स्थानों के लिए प्रत्येक देशांतर के लिए 4 मिनट घटा दीजिए। पश्चिम हानि घटाइए वेस्ट लॉस सब्ट्रैक्ट WLS। एक देशांतर के सभी स्थानों का समय समान होता है। अब ये दोस्तों 2.3.1 पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने तथा साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए इस रेखा को 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की ओर मोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त बेरिंग सागर में इस रेखा को पश्चिम की ओर मोड़ा गया। फिजी द्वीप समूह में एवं न्यूजीलैंड के अलग अलग भागों को एक समूह में रखने के लिए इस रेखा को दक्षिणी प्रांत महासागर में पूर्व की ओर मोड़ा गया है। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम भी देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम जो है ना इंटरनेशनल लाइन का दिखा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दिखा रहा है दोस्तों कि कैसे हमने भागों को मोड़ा भी गया है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान में रखना है ना, ये डायग्राम को 180 डिग्री पोल पे दोस्तों, है ना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का, तो मानक समय और टाइम जोन को देखते हैं दोस्तों। स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन। यदि प्रत्येक शहर की अपनी मध्याह्न रेखा के अनुसार समय रखा जाए तो एक शहर और अन्य शहरों के बीच स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर होगा। बड़े क्षेत्रीय विस्तार वाले देश जैसे कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, रूस में यहाँ अंतर लोगों में भ्रम पैदा कर सकता है। यात्री जो देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा करते हैं उन्हें अपने कार्यकलापों में व्यवहारिक रूप से असुविधा होती। इन सभी कठिनाइयों से बचने के लिए सभी देशों द्वारा मानक समय प्रणाली को विकसित किया गया है। अधिकांश देशों ने अपने देश की केंद्रीय मध्याह्न रेखा के समय को ही अपना मानक समय माना है। भारत सरकार ने 82.5 डिग्री अर्थात 82.5 डिग्री पूर्व को मध्याह्न रेखा स्वीकार किया है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। पूरा विश्व 24 मानक टाइम जोन में विभाजित है। इनमें से प्रत्येक देशांतर को 15 डिग्री या 1 घंटे के समय अंतराल पर विभाजित किया गया। अधिकांश देश इस विभाजन का पालन करते हैं, लेकिन कुछ देशों की विशिष्ट आकृति और स्थिति होने के कारण मानक टाइम जोन से उचित विचलन को टाला नहीं जा सकता। बड़े देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और रूस, जिनका पूर्व पश्चिम विस्तार काफ़ी अधिक है, अपने व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए क्रमशः 9 मानक जोन में विभाजित है। अर्थात क्या है, यूएसए जो है दोस्तों, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के 9 मानक जोन हो गए, और दोस्तों कनाडा के 6 मानक जोन है, और रूस के भी 9 मानक जोन है। जैसा कि दोस्तों आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, आपको डायग्राम में आपको दोस्तों ग्रीनविच की स्थिति दिख रही होगी, भारत की भी दिख रही है ना, हिंद महासागर की भी दिख रही। तो इसको और देख लेना दोस्तों। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते डेडलाइन सेविंग टाइम DMT। तो इसका संबंध डेडलाइन सेविंग टाइम का संबंध दिन की रोशनी के बेहतर उपयोग के साथ साथ मानक समय में परिवर्तन से। इसके अंतर्गत बसंत की शुरुआत में घड़ी को 1 घंटा आगे तथा शरद ऋतु के आगमन पर 1 घंटा पीछे समायोजित किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग बीते 100 वर्षों से किया जा रहा है। डेडलाइन टाइम जैसा ही विचार सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1784 में दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा की बचत, ट्रैफिक दुर्घटनाओं को कम करना, अपराधों को कम करना आदि है। लगभग 70 देश डे लाइट सेविंग टाइम का प्रयोग करते हैं तथा 20% आबादी डे लाइट सेविंग टाइम पर निर्भर रहती है।
अब ये दोस्तों 2.4.2 पे है पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग टाइम जोन की मांग। तो भारत भौगोलिक रूप से विशाल देश है। पूर्व से पश्चिम तक इसके फैलाव को देखते हुए पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग टाइम जोन बनाए जाने की मांग काफ़ी समय से की जा रही है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 1.5 से 2 घंटे का अंतर होता है। पूर्वी क्षेत्रों में सूर्योदय शीघ्र होने के कारण वहाँ अलग टाइम जोन होने से लोगों को जल्दी काम पर जाने का लाभ मिल सकता है। इससे उत्पादकता में भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। साथ ही इसका सबसे बड़ा फायदा ऊर्जा की बचत के रूप में होगा। असम में चाय के बागानों में अंग्रेजी शासन काल से सुबह 8 बजे से काम शुरू होने की परंपरा है, जो कि अब तक कायम है। इसे आज भी बागान टाइम कहा जाता है। इन समस्या के हल के रूप में 3 संभावित विकल्प हो सकते हैं, जिनमें से भारत में 2 टाइम जोन की स्थापना, फिर है दोस्तों अप्रैल से सितंबर तक डे लाइट सेविंग टाइम, और भारतीय मानक समय को आधे घंटे के लिए आगे कर देना। तीनों ही उपायों का लक्ष्य है ऊर्जा संरक्षण और उत्पादकता में इजाफा। इन विकल्पों पर विचार के लिए वर्ष 2002 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों की समिति गठित की गई। इस समिति ने डीएसटी और अलग टाइम जोन के विचार को खारिज कर दिया। डीएसटी को इस आधार पर खारिज किया गया कि भूमध्य रेखा के समीप देशों में डे लाइट समय में थोड़ा ही अंतर होता है, जबकि ध्रुवीय इलाकों के पास स्थित देशों में ये अंतर ज़्यादा होता है। अतः डीएसटी भारत के लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा, अपितु प्रशासकीय अड़चनें बढ़ाएगा। समिति ने ऐसा माना कि पूर्वोत्तर राज्यों में अलग टाइम जोन स्थापित करने से फायदा कम होगा, जबकि ऐसा करने से परेशानियां ज़्यादा बढ़ेंगी। एयरलाइंस, रेलवे और अन्य संचार संबंधी दिक्कतों के साथ प्रशासकीय अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अलग अलग टाइम जोन होने से देश में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे दोस्तों इसको भी देख लो। तो दोस्तों कहाँ पे कितना कितना आगे होता है टाइम, जैसे कि भारत में 5.5 घंटे, अफगानिस्तान में 4.5 घंटे, है ना, और पाकिस्तान में 5 घंटे आगे है ना। तो भारत का टाइम पाकिस्तान से आधा घंटा कम, मतलब लेट चलता है। जैसे बर्मा में 6.5 घंटे आगे है, मालदीव्स में 5 घंटे हो गया, लक्षद्वीप, इंडिया। अब इसी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हालांकि इस बारे में बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के समय में मात्र आधे घंटे का इजाफा करने से पूरे देश में 2.7 अरब यूनिट बिजली की बचत होगी। साथ ही संपूर्ण देश के लिए टाइम जोन भी एक ही रहेगा। अतः इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अब है दोस्तों 2.5 पे GNSS अर्थात ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यह स्पेस आधारित नेविगेशन सिस्टम है जो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट की मदद से स्थानिक आंकड़ों, अब स्थिति तथा समय संबंधी जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह रिसीवर के साथ काम करता है जो सैटेलाइट से मिले डाटा की गणना करता है। इस गणना को ट्राइएंगुलेशन कहते हैं, जहां पोजीशन कम से कम एक बार में 3 सैटेलाइट अर्थात 3D अवस्थिति बताने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट की मदद से पता की जाती है। पोजीशन अक्षांश और देशांतर से दर्शाई जाती है। एक बार जब इन सभी का पता चल जाता है और रिसीवर सैटेलाइट से सिंक हो जाता है, तो अन्य जानकारियां जैसे कि गति, दूरी और किसी जगह पर पहुंचने में लगने वाला समय की भी गणना कर ली जाती है। सैटेलाइट के भेजे गए सिग्नल का 2 तरह से इस्तेमाल होता है। प्रथम है SPS या स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस है, जिसका इस्तेमाल आम लोग करते हैं, एवं द्वितीय है RA या रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन सर्विस है, जिसे आमतौर पर सैन्य और सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल में आता है। वर्तमान एस्ट्रोनॉमी, कार्टोग्राफी,
ऑटोमेटेड व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, फ्लीट ट्रैकिंग, जियो फेसिंग, जियो टैगिंग, जीपीएस, एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग डिवाइस, रिलीफ, इमरजेंसी सर्विसेज, व्हीकल्स के नेविगेशन, रोबोटिक्स, टेक्टोनिक्स समेत कई जगहों पर जीएनएसएस का इस्तेमाल होता है। वर्तमान में कार्यरत कुछ जीएनएसएस संयुक्त राज्य अमेरिका में जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यूरोपीय यूनियन में है गैलीलियो और रूस में है गिलोनास है, चीन में है 200 बेईदो और भारत में है 200 नाभिक सिस्टम। अब है दोस्तों भारतीय प्रादेशिक नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS, इसका अन्य नाम नाभिक अर्थात नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन भी है। भारत द्वारा विकसित यह स्वतंत्र क्षेत्रीय मार्ग निर्देशन तंत्र है। इसे भारतीय प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही साथ अब यह अपनी सीमा के बाहर 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों में सटीक स्थिति संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इसका मूल सेवा क्षेत्र है। इसका विस्तारित क्षेत्र मूल सेवा क्षेत्र तथा 30 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री पूर्व से 130 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। IRNSS के अंतरिक्ष घटक में 7 उपग्रहों का समूह शामिल है। इनमें से 3 उपग्रहों को उपयुक्त भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा तथा बाकी 4 को अपेक्षित झुकाव के साथ भूतुल्यकी कक्षाओं में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत एवं इसके पड़ोसी देशों में विश्वसनीय अवस्थिति नौवहन सेवाएं मुहैया कराना है तथा प्रयोक्ता हेतु उत्तम ढंग से परिशुद्धता के साथ सूचना प्रदान करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप कुछ कृत्रिम उपग्रह देख रहे होंगे, सैटेलाइट, जीपीएस, यूज़र, तो इंडियन रेफरेंस हो गया, इंडियन मास्टर कंट्रोल सेंटर, इंडियन सैटेलाइट, भारतीय प्रादेशिक नौवहन प्रणाली। अब ये दोस्तों भौगोलिक सूचना तंत्र को देखते हैं। तो भौगोलिक सूचना तंत्र अर्थात जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, भौगोलिक सूचना तंत्र GIS यथार्थ विश्व में संबंधित स्थानिक आंकड़ों के संग्रहण, भंडारण, इच्छा अनुसार पुनः प्राप्ति, रूपांतरण तथा प्रदर्शन करने की एक सशक्त युक्तियों का समूह है। सामान्यतः यह प्रेषण के विभिन्न स्तरों पर स्थानिक सूचनाओं से संबंधित एक निश्चित आकार का आंकड़ा आधार डेटाबेस है या स्थानीय संदर्भ में संशोधन तथा पर्यावरणीय सूचनाओं के विश्लेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है। एक भौगोलिक सूचना तंत्र विकसित करने के लिए इसकी बहुस्तरीय संरचना को समझना आवश्यक है। भौगोलिक सूचना तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो संगणक पर आधारित है। इसमें भू संदर्भित बहुचर आंकड़ों का प्रसंस्करण तथा विश्लेषण किया जाता है। भौगोलिक सूचना तंत्र से वन क्षेत्रों, प्रमुख सड़कों तथा प्रशासनिक सीमाओं को दर्शाना आसान हो जाता है। GIS से प्राप्त आंकड़ों को मानचित्रों पर आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। भूमि सूचना प्रणाली लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम LIS तथा पर्यावरणीय सूचना प्रणाली एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख उदाहरण हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभ। भौगोलिक सूचना तंत्र से हमें भौगोलिक स्थलाकृति, सामाजिक, आर्थिक तथा स्थानिक आंकड़ों का विश्लेषण तथा प्रतिरूपण करने एवं उनका अध्ययन करने का अवसर मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप और डायग्राम देख रहे हैं, तो इनको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, है ना। हार्डवेयर GIS दिख रहे हैं, मेथड्स दिख रही है, पीपल दिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर, डाटा, इनका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र तो हमने देख लिया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें भूमि क्षेत्र पर आधारित परंपरागत तथा सुदूर संवेदन के आंकड़ों के एकीकरण पर बल दिया जाता है। इसमें विभिन्न स्तरों के उपयुक्त स्थानिक नियोजन हेतु व्यापक आंकड़ा आधार
का विकास होता है। अतः भौगोलिक सूचना तंत्र प्राकृतिक संसाधनों के सतत विकास तथा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राकृतिक संसाधनों का विकास, उपयोग एवं संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि पर्यावरणीय संसाधन मानव जीवन के विकास के लिए मुख्य आधार है। भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख उपयोग निम्न है। पहला है दोस्तों कि सूक्ष्म एवं समुपयुक्त संरचना संसाधन सूची या आंकड़ा आधार का निर्माण, भौगोलिक, जल वैज्ञानिक एवं सामाजिक आर्थिक क्रियाओं आदि की जांच, सामयिक तथा समय के अनुसार परिवर्तनशील सूचनाओं का विश्लेषण, पर्यावरण के कार्य एवं अंतरक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक परिकल्पनाओं का परीक्षण करना तथा संभाव्यता की भविष्यवाणी, विकास योजना तथा संसाधन प्रबंधन की कार्य नीति को तैयार करना। थर्ड है दोस्तों भूगर्भिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष मानी गई है। पृथ्वी के 4.5 अरब वर्ष के लंबे भूगर्भिक इतिहास को 4 महाकल्पों क्रमशः प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक में बांटा गया। इन सभी महाकल्पों में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प अर्थात एरा की अवधि सबसे लंबी मानी गई, जिसका कालक्रम 57 करोड़ 4.80 से 4.80 अर्थात 4 अरब 80 लाख अरब वर्ष पूर्व तक रहा है। महाकल्प अर्थात एरा को कल्प अर्थात पीरियड में और कल्प पीरियड को युग अर्थात एपोच में विभाजित किया गया। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया। तो दोस्तों इस तालिका को देख लेते हैं हम, क्या तालिका है। तो तालिका है दोस्तों आइनोस ईरा महाकल्प, यह आपको दिखाया गया। ईरा महाकल्प जिसमें कि 6 सेनोजोइक बोल रहे हैं दोस्तों, 6.3 करोड़ वर्ष पूर्व क्या बोल रहे हैं, सेनोजोइक बोल रहे हैं। फिर है दोस्तों इसमें ईरा महाकल्प में ही दोस्तों 2 कल्प हो गए, एक तो चतुर्थक युग और एक है तृतीयक युग, टर्शियरी। तो चतुर्थक युग में दोस्तों युग बता रहा है होलोसीन, प्लेस्टोसीन। तो ये दोस्तों आप देख लेना, मेसोजोइक हो गया। ऐसे ही दोस्तों ये पूरी तालिका है, तारे की उत्पत्ति सब इसमें दिखाया गया। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं। भूगोल पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूगोल पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो दोस्तों ये वाली हेडिंग हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे, कल की क्लास में 58 नंबर पेज से दोस्तों हमको पढ़ना है। तो इसको दोस्तों हम कल के अध्याय में देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जिसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखेंगे दोस्तों।